चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 स्टार्ट्स 1 इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे बेटा, जो कि 3 जनवरी 2024 को हुआ था। आज हमें बेटा सेक्शन बी डिस्कस करना है। सेक्शन बी में इन्होंने कहा 3 क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7 और उनमें से एनी 2 करने हैं। अगर मैं पेपर में बैठा होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करता, ये काफी डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चन है। इसकी कंपैरिजन में 6 और 7 इजी हैं, तो मैं 6 और 7 करता, 5 नहीं करता। लेकिन अभी तो हम एग्जाम में बैठे नहीं हुए, तो मैं तीनों के ही सॉल्यूशन हिंट आपको दूंगा, 5, 6, 7 तीनों के। अगर पेपर बैठे होते तो 6 और 7 करता। आप मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, 5 करना शुरू कर दिया। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो अगर आप 5 पहले पकड़ लेते और करना शुरू कर देते तो डिप्रेशन में चले जाते पेपर में। तो पहले अगर आपको पेपर में ऐसी कोई ऑप्शन मिल रही है कि अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ दीज 3, तो पहले तीनों पढ़ लो, फिर देखो कि उनमें से कौन से 2 मुझे अच्छी तरह से आते हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। कहता है सपोज दैट यूजफुल लाइफ इन ईयर्स of a personal computer is exponentially distributed, ठीक है, with parameter lambda equal to 0.25. A student entering into 4-year undergraduate program inherits a 2-year old PC. 4 साल की उसकी ग्रेजुएशन है, 2 साल पुराना पीसी उसने लिया है from the sister who just graduated. Find the probability that useful lifetime of the PC student inherited will last at least until the student graduates. देखो जी, आपने एक 2 साल पुराना पीसी ले लिया है, अभी 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो रहा है कि पूरी ग्रेजुएशन में आप ये पीसी चलाना चाहते हो। मतलब आप ये प्रोबेबिलिटी चाहते हो कि इस पीसी की लाइफ 6 साल से ज्यादा हो। भाई 4 साल तो आपको चलाना है, 2 साल पुराना ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, तो फाइनली 6 साल से ज्यादा आप इस पीसी की लाइफ चाहते हो विद लैम्डा 0.25। इस पार्ट में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए, तो ये हम कर रहे थे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इसने हमको बोला लैम्डा है 0.25 और हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट दिस पीसी विल लास्ट 6 इयर्स और मोर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ जो है वो आपको मालूम ही है, लैम्डा ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा एक्स। तो यहां पर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इयर्स और मोर, तो 0, 1, 2, 3 कॉन्टिन्यूस है, तो 0 से इंफिनिटी तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। अब आपको चाहिए 0 से 6, तो सॉरी 6 और मोर। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, या तो आप इसको इंटीग्रेट करके एरिया निकाल लो फ्रॉम 6 टू प्लस इंफिनिटी, तो 6 टू प्लस इंफिनिटी चले गए। या ऑप्शन नंबर 2 आपके पास है, 1 में से माइनस कर दो इसका एरिया 0 टू 6। भाई टू 0 टू 6 वाला एरिया माइनस कर दो 1 में से, टोटल एरिया 1 होता है, तो भी आपको 6 टू इंफिनिटी मिलेगा। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेटर लगती हो वो कर लेना। मुझे ऐसे सेकंड वाली बेटर लग रही है, ये वाली। ठीक है जी, इसमें कम से कम एक नंबर 0 आ जाता है फिट करने के लिए, तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो मैं इस तरीके से ही करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इज 1 माइनस 0 टू 6, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, लैम्डा ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है जी, अब ये सिंपल इंटीग्रेशन आप कर लोगे, मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। फटाफट से कुछ कुछ बता देता हूं, मेरे पास कैलकुलेशंस हैं ऐसे। ई रेस्ट पर माइनस 0.25 एक्स ओवर माइनस 0.25 फ्रॉम 0 टू 6। बस अब ये कुछ कैंसिल करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फाइनली ये आपके पास आ जाएगा ई रेस्ट पर माइनस 1.50। ठीक है जी, अगर मैं पेपर में बैठा हूंगा तो मैं यहीं पर ही छोड़ दूंगा, ई रेस्ट पर माइनस 1.50 पर ही। ठीक है जी, लेकिन अभी मेरे पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया और मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 0.2231। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ रही है, आप एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेना। ये इंटीग्रेशन मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, फिर भी किसी बच्चे को है तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा इधर। एक बार यहाँ 6 पुट कर देंगे, एक बार 0 पुट कर देंगे, इरेज पर 0 इज 1, इरेज पर 6 करेंगे तो 0.25 इंटू 6 इज 1.5। कोई भी खास बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा,
इसमें कोई खास बात नहीं थी, ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन था। अब प्रॉब्लम आती है बी पार्ट में, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है यहाँ। चलिए बेटा यहाँ कहता है इन अ शिपमेंट ऑफ 10,000 ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट 300 आर डिफेक्टिव, सपोर्ट दैट 50 कंपोनेंट्स आर सिलेक्टेड। टोटल 10,000 है यानी कि पॉपुलेशन साइज, और इसमें से सैंपल आपने 50 का सिलेक्ट किया यानी कि पॉपुलेशन साइज, ठीक है। और यहां 300 डिफेक्टिव है, मतलब आप ये समझो 10,000 में से 300 डिफेक्टिव है यानी कि 9,700 करेक्ट भी हैं, ठीक है जी। तो ये m हो गया आपका, ठीक है। x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है। तो जो फाइनाइट पॉपुलेशन होता है तो एफपीसी लगा दो, या फिर आप सिंपल सिंपल इसको क्या बोलते हो, विच डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यू विल यूज, दैट इज हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस फर्स्ट पार्ट में कोई मेजर दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत जो है वो कैलकुलेशन की है, इसमें कैलकुलेशन काफी लेंदी होने वाली है। देखो जी, पॉपुलेशन का साइज गिवन है 10,000, इसमें से सैंपल आपने ले लिया 50 का, जो आपके टोटल पॉपुलेशन में डिफेक्टिव है इतने, और सैंपल में आपको कितने डिफेक्टिव चाहिए, दैट इज फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। भाई लेस देन इक्वल टू 3 थी ना, तो 0 से 3 तक ऐड कर देंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, याद है? चलिए बेटा, ये फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। इस तरीके से अब यहां पर आपको बस ये वैल्यूज डालते जाना है और इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। वैसे जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी है उनको याद होगा मैंने ये ऐसे नहीं कराया है, ठीक है। फॉर्मूला ठीक है आपको याद करना है, आपने लिख दिया कोने में, लेकिन चलना हमको कॉन्सेप्ट वाइज है। हम चलते कैसे हैं इसमें, देखो जी, आप एक चीज समझो, आपके पास टोटल 10,000 की पॉपुलेशन है, जिसमें से 300 है डिफेक्टिव, बचे हुए 9,700 नॉन डिफेक्टिव, ठीक है जी। अब यहां से शुरू करते हैं इसको, आपको चाहिए 0 डिफेक्टिव, टोटल आपने सिलेक्ट तो 50 ही करें, ध्यान रखना 50 का सैंपल लिया है, जिसमें से 0 डिफेक्टिव होने चाहिए। 0 डिफेक्टिव मतलब इस 300 में से 0 सिलेक्ट होगा, ठीक है। और 50 का सैंपल है, 0 से 300 में सिलेक्ट कर लिए, बचे हुए 50 कहां से सिलेक्ट करे आपने, इस 9700 में से, इस 9700 में से 50 सिलेक्ट हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल 10,000 में से हमने 50 का सैंपल लिया। एक बार फिर से बताता हूं, 1 डिफेक्टिव सिलेक्ट करना है मुझे, तो 300 में से 1 डिफेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, बाकी बचे हुए 9700 में से 49 सिलेक्ट होंगे क्योंकि टोटल में 50 तो करना ही है, और 10,000 में से 50 सिलेक्ट हो, प्लस इस तरह से ये भी और इस तरह से ये भी, इनको कर लेंगे। अगर आप फॉर्मूला में वैल्यू डाल के करना चाहें तो फॉर्मूला में भी ऐसी वैल्यू डालेगी बेटा, आपको पता है m क्या है और x क्या है, वैल्यू पुट कर दी, n माइनस एम और n माइनस एक्स, और n ओवर डिनोमिनेटर में कैपिटल N में से स्मॉल n। तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, मैंने कॉन्सेप्चुअली कराया, मैंने फॉर्मूला वाइज नहीं कराया, आपको फॉर्मूला लिखकर आप कोने में छोड़ सकते हैं और इस तरीके से
अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। ये जो ब्रैकेट लगी है इसका मतलब कॉम्बिनेशन होता है, मैं वापस याद दिला दूं आपको। जैसे मैंने 300 और 1 लिख दिया तो इसका मतलब 300C1 ये है, ठीक है। चलो, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना। इसीलिए मैं कह रहा था इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन में निकाल देता, पेपर में होता तो। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ना बड़ी टायरिंग होने वाली है। तो ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। अभी कैलकुलेशंस आप सॉल्व कर लेना आराम से। मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्चुअली चलना चाहिए, हाइपरज्योमेट्रिक में कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े फॉर्मूलाज याद करने की, ठीक है। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। अब यहां पर मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है, जगह कम है इसमें तो यही हटा देते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स का सिंपल सा फॉर्मूला वो जो है वो आप यहां पर लगा देंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स सिंपल आप जानते हो, बाइनोमियल में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एनपी होता है और वेरिएंस ऑफ एक्स एनपीक्यू होता है। लेकिन आपको पता है हाइपरज्योमेट्रिक में यहां पर वेरिएंस के फॉर्मूला में एक एफपीसी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन यूज होता है, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। तो अब सिंपल आपको वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना है। मेरे पास है वैल्यूज n इंटू पी, अभी निकाल देता हूं, n इंटू पी इंटू क्यू इंटू कैपिटल N पॉपुलेशन साइज माइनस सैंपल साइज ओवर पॉपुलेशन साइज माइनस 1। अब हमको P और Q निकालना है बेटा। आपको पता है टोटल 10,000 में से 300 डिफेक्टिव्स हैं, तो 300 बाय 10,000 आ गया P विच इज 0.03 और 1 में से P माइनस करके Q आ जाता है 0.97। तो यहां पर पुट कर दिया 0.03 और यहां पर 0.97, ठीक है जी। अब इस हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। मेरे पास वैल्यूज हैं, आप क्रॉस चेक कर लेना। ये है 1.5 और ये है 1.447। बेटा ये कैलकुलेशंस एक बार आप चेक कर लेना। ये सिंपल हाइपरज्योमेट्रिक के मीन और वेरिएंस की वैल्यू है। बाइनोमियल का भी यही होता है, बस एक एफपीसी और ऐड हो जाता है हाइपरज्योमेट्रिक, ठीक है जी। तो इस पार्ट में जो सेकंड पार्ट था इसमें कोई खास बात नहीं थी, ये ठीक था। नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट, फिर कहता है फाइंड द approximation to the probability this and compare with the exact probability in part 1 which distribution will you use and find approximate probability, give reason for your answer। अब क्या है बेटा, ये भी हम जानते हैं कि हाइपरज्योमेट्रिक से काफी टेक्निकल हो गया था ये। तो अगर हाइपरज्योमेट्रिक से टेक्निकल हो गया था तो मेरे हिसाब से हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जिसमें आपने 50 का सैंपल लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास आ गया है इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ गया है इतना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या चाहिए था इसको मैक्सिमम, हाँ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ये आपको निकालना है। तो यहां पर आप इसमें सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे, ठीक है जी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि लेस देन इक्वल टू 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, इनको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आसान नहीं रहने वाला है वैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बाइनोमियल का फॉर्मूला याद है बच्चों, n c x p रेस्ट पर x q रेस्ट पर n माइनस x। तो अगर मैं फर्स्ट वाला लिखता हूं तो ये आएगा 50c0 0.03 रेस्ट पर 0 0.07 रेस्ट पर 50 प्लस ऐसे ही इसका भी, ऐसे ही इसका भी और ऐसे ही इसका भी, ये सब लिखकर फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन सा आसान है, 50 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, ठीक है, नीचे कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, फिर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन तो डायरेक्ट रहेगी ही रहेगी। अब ये कह रहा था ये जो थर्ड पार्ट में आपने अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाला है,
और जो फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्ट हाइपरजोमेट्रिक से आंसर निकाला था उसको कंपेयर करो। ठीक है जी, आप कंपेयर करना, बाय एंड लार्ज सेम सेम से ही आंसर आएंगे, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन होगा। इसके लिए मैं चाहूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन काफी टेक्निकल है, तो आप डेसिमल के 4 या 5 प्लेसेस तक जाएं ताकि एक्यूरेसी और ज्यादा मेंटेन हो जाए। तो बेटा आप फर्स्ट और थर्ड के आंसर्स को एक बार मैच करके और इसको बता देना कि हाँ अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है, अगर हम इस हाइपरजोमेट्रिक की जगह इसको बाइनोमियल में लेके जाते हैं तो। कैसे लेके जा सकते हैं, क्यों लेके जा सकते हैं, इसने पूछा क्यों लेके जा रहे हो, तो हमने कहा क्योंकि सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज का काफी स्मॉल प्रोपोर्शन है। क्योंकि सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज का काफी स्मॉल प्रोपोर्शन है, इसलिए आप इसको लेकर जा सकते हो। बहुत लार्ज पॉपुलेशन है ना, उससे फर्क क्या पड़ता है सर, उससे फर्क बेटा ये पड़ता है कि जो एफपीसी आपका आ रहा है ना, ये नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी, कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम इस हाइपरजोमेट्रिक को बाइनोमियल में लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, गिव रीजन फॉर योर आंसर में लिख देना एज स्मॉल एन बाय कैपिटल एन इज वेरी स्मॉल, इसलिए हमने ऐसा। ठीक है जी, सी पार्ट ये थोड़ा सा और टेक्निकल है इसका। देखो जी क्या कहते हैं, कहता है हमको कैंडी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट बॉक्सेस विद चॉकलेट, बॉक्स ऑफ चॉकलेट विद मिक्सचर ऑफ क्रीम्स, टॉफीज एंड कॉर्डियल्स। सपोज दैट द वेट ऑफ ईच बॉक्स इज 1 किलोग्राम बट इंडिविजुअल वेट ऑफ क्रीम दिस वेरी करता है। रैंडम सिलेक्टेड बॉक्स एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द वेट्स ऑफ क्रीम्स एंड टॉफीज, कॉर्डियल्स की बात अभी नहीं कर रहा है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है, क्रीम्स का टॉफीज का दिया है, लेकिन कॉर्डियल की बात नहीं की है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है जी, दोनों का वेट मिलाकर 1 kg से कम ही होगा, बल्कि ये लेस देन इक्वल टू इसने लिख दिया, अगर इक्वल टू 1 भी हो जाएगा तो भी कॉर्डियल्स आपने बिल्कुल भी नहीं डाले, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन दोनों का वेट मिला के 1 kg से कम ही होना चाहिए, क्योंकि पूरे बॉक्स का वेट ही 1 kg है। ठीक है, इसके बाद हमको बोलता है फाइंड द प्रॉपर्टी दैट इन अ गिवन बॉक्स cordials account for more than half of the weight। देखो जी, तीन चीजें मिलाई हैं, x, y और cordials। ठीक है जी, अब तीनों का टोटल वेट मिला के 1 kg है, पूरे बॉक्स का वेट जो है 1 kg है। अब इससे प्रोबेबिलिटी इसने बोला कि ये जो कॉर्डियल्स है हाफ kg से ज्यादा हो, मतलब x प्लस वाई हाफ kg से कम हो, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। भाई टोटल वेट है 1 kg तीनों मिला के, कॉर्डियल्स अगर हाफ kg से ज्यादा होंगे मतलब x प्लस वाई दोनों मिलाकर हाफ kg से कम होंगे। तो पहले तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है जी, डबल इंटीग्रेशन है, आपको पता ही है टाइम कंज्यूमिंग होता है, मैं आपको हिंट दे दूंगा यहां, एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लें जरा। क्वेश्चन है, तो इसने हमको बेटा फंक्शन दिया है 2/5 2x प्लस 3y। ठीक है, यहां पर जो आपका x है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, y है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, हमको मालूम है, लेकिन हम सीधा अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू हाफ रहेगा, इसको क्लियरली लिखें, तो y लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी। ठीक है जी, आपको पता है जॉइंट फंक्शन है, डबल इंटीग्रेशन यूज होगा, 2/5 2x प्लस 3y प्लस 3y। ठीक है जी, पहले आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो, y की लिमिट है 0 से हाफ माइनस एक्स, और फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, x की फुल लिमिट डालेंगे जो हमारी ओरिजिनल है। उल्टा पुल्टा भी कर सकते थे आप, y के रिस्पेक्ट में बाद में कर लेते, पहले x के रिस्पेक्ट में कर लेते, तो फिर x वाली लिमिट y के टर्म्स में निकाल लेते यहां से। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर, डबल इंटीग्रेशन करने से मतलब है बस। तो बेटा ये रेड वाला जो है ये इंटीग्रेशन मैं अभी नहीं कर रहा हूं,
मैं ब्लैक वाला कर रहा हूं, आप समझ गए होगे। 2/5 एज इट इज, 2x का इंटीग्रेशन 2xy प्लस 3y² 2, 0 से हाफ माइनस x। ठीक है जी। तो मैंने y वाला इंटीग्रेशन कर दिया, y का इंटीग्रेशन करते हुए x को कांस्टेंट अज्यूम करूंगा, तो यहाँ x को कांस्टेंट अज्यूम करा तो 2x कांस्टेंट हो गया, y आ गया इंटीग्रेशन में, और इस तरीके से 3y² 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे तो यहां पर मेरे पास कुछ है, मैं सीधा वो लिख देता हूं, टेंशन नहीं दूंगा आपको। ये इंटीग्रेशन है 0 से 1, इसको पूरे को सॉल्व करके आपका आ जाएगा -x² 5 -x/5 +3/20 dx। बेटे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी और इतना टाइम आपके पास होता नहीं, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। -x³ 3, ये 15 हो गया, -x² 2, ये 10 हो गया, प्लस 3/20 एज इट इज, x आ गया फ्रॉम 0 to 1। ठीक है जी, एक मिनट, 0 to 1 तो ओरिजिनल लिमिट थी ना, हम 1 kg तक तो जा ही नहीं सकते ना। बेटा एक बार क्वेश्चन और थोड़ा सा क्लियरली समझ लो। इन्होंने कहा है कि x प्लस वाई दोनों का मिला के जो वेट है वो ½ kg से कम ही रहेगा, तो इंडिविजुअल वेट भी इस केस में ½ kg से ज्यादा नहीं जा सकता, x का भी। भाई जब दोनों का मिला के ½ kg से कम है तो इंडिविजुअल वेट भी ½ kg से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए x की लिमिट भी हमें वही रखनी पड़ेगी। ये ओरिजिनल लिमिट क्वेश्चन की थी, इस फर्स्ट पार्ट के लिए हमारी लिमिट रहेंगी ये, क्योंकि दोनों का मिला के कंबाइंड ½ से कम रहेगा तो इंडिविजुअल भी ½ से कम रहेगा। यहां से अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा, ये सिंप्लीफाई करके मेरे पास है ये सब कुछ करने के बाद शायद 1/24 आपका आंसर आएगा। एक बार बेटा ये चेक कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है जी, ये हाफ वाला फंडा अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि दोनों का सम ½ से कम रहेगा तो इंडिविजुअली भी ये ½ से कम ही रहेंगे, सिंपल सी बात है जी। तो ये डबल इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या बोलता है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ टॉफी, टॉफी क्या था भाई, क्रीम टॉफी, टॉफी इज वाई, इज लेस देन 1/8 if it is known that cream constitutes इतना, cream मतलब x, मतलब इसको डिलीट कर देता हूं यहां से, मतलब probability that y is less than equal to 1/8 given that x is 3/4, ऐसा ये निकालना है हमको कि y की प्रोबेबिलिटी 1/8 से होनी, 8 से लेस होनी चाहिए और x गिवन है 3/4। ठीक है, ये आप समझिए, सिंपल x के बारे में कुछ पूछ रहा है तो पहले हमें इनके ये जो जॉइंट फंक्शन है इनसे अलग अलग इनके मार्जिनल फंक्शन निकालने पड़ेंगे, वो अगले पार्ट में वैसे पूछा भी हुआ है, लेकिन पहले मैं वो वाला पार्ट करूंगा, पहले मैं अलग करूंगा इनको, बाद में इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को करूंगा। अगर थर्ड पार्ट नहीं भी पूछा होता तो भी मैं अलग करता ही इनको। ठीक है, फिलहाल मैं थर्ड पार्ट के हिसाब से, या चलो ऐसा भी पार्ट नंबर नहीं लिखता, मेरे पास एक जॉइंट फंक्शन है इनका 2/5 2x प्लस 3y, ठीक है, x 0 to 1 y 0 to 1। ठीक है जी, ऐसा दिया। तो बेटा सबसे पहले तो मैं यहां से दोनों के मार्जिनल फंक्शंस अलग अलग निकाल लूंगा। 2/5 2x प्लस 3y, मैं x की अगर इसमें पूरी लिमिट डाल दूं 0 से 1 तो मुझे फंक्शन ऑफ y मिल जाएगा। अगेन 2/5 2x प्लस 3y, अगर मैं y की पूरी लिमिट डाल दूं 0 से 1 तो मुझे यहां पर x का फंक्शन मिल जाएगा। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई करना है, मुझे लगता नहीं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। एक स्टेप और लिख देता हूं बस, 2/5 ट्वाइस ऑफ
एक्स स्क्वायर बाय 2, 3y(x) 0 से 1, यहां पर भी एक स्टेप लिख देता हूं, 2xy प्लस 3y² बाय 2। बेटा कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो चेक कर लेना एक बार। तो फाइनली फंक्शन ऑफ y यहां से हमारा आ जाएगा ये, और फंक्शन ऑफ x हमारा आ जाएगा ये। आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर लेना, मैं देखता हूं मेरे पास कहीं पर होगा ये। तो फंक्शन ऑफ x है बेटा मेरे पास 2/5 2x प्लस 3/2। फंक्शन ऑफ y है मेरे पास 2/5 प्लस 6/5y। ठीक है जी। तो अब मेरे पास तीनों फंक्शन आ चुके हैं। एक है मेरा जॉइंट फंक्शन और दोनों है मार्जिनल फंक्शन। ठीक है जी। चलो अब पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में हमको क्या बोला था इस पार्ट में, ये निकालना था मेरे को। ठीक है, तो अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। पहले कहता है प्रोबेबिलिटी चाहिए y इज, क्या था, लेस देन था ग्रेटर देन था, लेस देन इक्वल टू 1/8 गिवन दैट x इक्वल टू 3/4। तो बेटा बी गिवन ए वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1/8 इंटरसेक्शन x इक्वल टू 3/4 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3/4। अब आप ये समझ ही गए हो, ऊपर x और y दोनों है तो ये काम ज्वाइंट से होगा, नीचे सिर्फ x है तो ये काम मार्जिनल से होगा, मार्जिनल फंक्शन ऑफ x से होगा। तो अब ये ऊपर वाले में y लेस देन इक्वल टू 1/8 यानी कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 0 से 1/8। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, 2/5 2x प्लस 3y। So this is 2/5 2x प्लस 3y, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 0 से 1/8। ठीक है, लेकिन कहता है x की वैल्यू डाल दो 3/4, तो x की वैल्यू तो मैं डाल ही दूंगा 3/4। तो 2x प्लस 3y जब मैंने लिखा तो मैं यहां कैसे लिखूंगा, 2x प्लस 3y। x की वैल्यू डाल दी है, अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूंगा, सिंपल। नीचे कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3/4, यानी कि ये मैं x के मार्जिनल फंक्शन में डालूंगा 2/5, x को डाला 3/4 ऐसा। अब ऊपर इंटीग्रेशन करोगे और नीचे वैल्यू लगाओगे, ये सब कुछ सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। मैं देखता हूं मेरे पास होगा तो मैं आंसर लिख देता हूं ताकि आप क्रॉस चेक कर सको। हाँ जी, है मेरे पास आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 0.07। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आपका आ रहा होगा। क्रॉस चेक कर लेना। ऊपर x और y दोनों थे तो मैंने ज्वाइंट से किया, और नीचे x अकेला था तो मैंने इसको इंडिविजुअल मार्जिनल फंक्शन ऑफ x से कर दिया। ठीक है जी, हो गया जी। नेक्स्ट कहता है x आर x एंड y इंडिपेंडेंट, एक्सप्लेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इंडिपेंडेंट आपको पता ही है, अब ये पुराने वाले इस फंक्शन से यहां से भी हो जाएगा। देखो जी, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे पता लगता है, ओ ये फर्स्ट पार्ट ही चल रहा था, अभी मानो सेकंड चलेगा। देखो, अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई आ जाए तो ये इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है। अब हमारे पास सब कुछ है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमारे पास है जो क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन था 2/5 2x प्लस 3y। फंक्शन ऑफ एक्स, मार्जिनल फंक्शन ऑफ एक्स अभी आपने निकाला था, ये है मार्जिनल फंक्शन ऑफ एक्स था मेरा 2/5 2x प्लस
3/2 इंटू मार्जिनल फंक्शन ऑफ y अभी आपने निकाला था 2/5 प्लस 6/5y। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप देख लेना इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये इक्वल नहीं आएगा, तो हम बोल देंगे नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इक्वल आया था तो ये इंडिपेंडेंट होता। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 करने में इतनी देर लग गई, अभी तो मैंने आधी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करी, सिर्फ आपको समझाता चल रहा हूं तो आधा घंटा लग गया। ठीक है, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। पेपर में हम इस क्वेश्चन को नहीं करते, लेकिन ठीक है अभी पेपर में नहीं है तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही लें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, लड्डू क्वेश्चन, मजा आएगा करने में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एग्जामिनेशन इज फ्रीक्वेंटली रिगार्डेड as being good in sense of examination, value grade spread those taking it। ठीक है, if the test scores those taking the examination be approximate by a normal density function, normal distribution है। ठीक है, मजा आ गया, आसान क्वेश्चन होने वाला है। the instructor often uses the test score to estimate the normal parameters and this ये mu होगा, mu and this, then the assign the letters grade A to those whose test score is greater than mu plus 1 standard deviation, B to those who are between mu and mu plus 1 standard deviation, C whose score are between mu minus 1 standard deviation and mu, D whose scores are between this and this, F who getting a score below this यानी कि fail। Determine the percentage of students who receive A, B, C, D। एक बहुत ही लड्डू टाइप का क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। देखो जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता ही है, मैंने क्लासेस में आपको बताया, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन हो गया, नहीं बना तो कुछ नहीं होने वाला। देखो जी, सबसे पहले आपको पता है सेंटर में म्यू होता है। इसने कहा कि एक नंबर है म्यू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है, मैं म्यू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहा हूं, एक ही बात है। म्यू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी इसने, तो बोला म्यू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर जो है उनको ग्रेड ए मिलेगा, म्यू और म्यू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन वालों को बी मिलेगा, फिर म्यू माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन वालों को सी मिलेगा, फिर म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वालों को डी मिलेगा, और इसके नीचे एफ यानी कि फेल। अब कितने कितने बच्चों को ए बी सी डी मिला है ये पूछ रहा है, लड्डू क्वेश्चन है जी। देखो आपको पता है यहां पर z होगा +1, यहां z होता है 0, यहां z होता है -1 और यहां z होता है -2। z क्या होता है, कितने मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप दूर हो मीन वैल्यू से। ठीक है जी, अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, मेन वीडियो आपने देख रखी है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। फिलहाल टेबल में जाएंगे और z+1 की वैल्यू देखेंगे। ठीक है जी, यहां z0 की वैल्यू देखेंगे, यहां z-1 की वैल्यू देखेंगे, यहां z2 की वैल्यू -2 की वैल्यू देखेंगे। ये वैल्यूज मैंने टेबल से देख ली हैं, तो ये मेरे पास वैल्यूज हैं 0.8413, z+1 पर ये वैल्यू है। z0 वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है 50% एरिया होता है। z-1 की वैल्यू है 0.1587 और z-2 की वैल्यू है 0.0228। ठीक है जी, अब क्लियर है, आपको पता है टोटल एरिया अंडर दिस कर्व 1 होता है, तो a कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस दिस 0.8413। b कितना आ जाएगा, देखो ये पूरा एरिया, ये b का बचेगा सिर्फ यहां तक का, तो ये टोटल एरिया है 0.8413 माइनस इसके पीछे का 0.50। c कितना आ जाएगा, 0.50 वाला एरिया पूरा माइनस ये वाला एरिया 0.1587। डी कितना आ जाएगा बेटा, आप समझ गए, 0.1587 माइनस 0.228 और एफ कितना आ जाएगा, ये 0.0228 दिया ही हुआ है। तो सीधा सीधा इस तरीके से आपको ए बी सी डी के प्रोपोर्शंस मिल जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, एकदम लड्डू क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके बाद, अ टाइप सेटिंग एजेंसी is used by scientific journal employs two type setters x1 and x2, दो लोग टाइपिंग करते हैं, ठीक है। the number of error committed by type setter 1 and 2 respectively when asked type setter article, suppose that x1 x2 have Poisson random variable with expected values this and this. x1 follows a Poisson distribution with mu equal to 2.6, x2 follows a Poisson distribution with mu equal to 3.8, ठीक है जी। व्हाट इज द वेरिएंसेस ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है जी। लड्डू क्वेश्चन है, लिख देते हैं एक बार डेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये था हमारा बी पार्ट। x1 follows a Poisson distribution with mu1 2.6, x2 follows a Poisson distribution with mu2 3.8, ठीक है जी। चलो, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, जो पीएमएफ होता है इसका e रेस्ट पावर माइनस म्यू म्यू रेस्ट पावर x ओवर x फैक्टोरियल, ऐसा ही था, कुछ और लिखते हो? चलो जी, अब यहां पर इसने हमसे पूछा फर्स्ट पार्ट में वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2 बताना है। बेटा आपको पता होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस सेम होता है, तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इसका 2.6 लिख दो और इसका 3.8 लिख दो, क्वेश्चन खत्म। मीन और वेरिएंस सेम होते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जो मीन है वही वेरिएंस हो, ठीक है जी, समझ गए। ये हो गया इसका नेक्स्ट पार्ट ऊपर। सपोज टाइपसेटर 1 हैंडल 60% ऑफ द आर्टिकल्स, यानी कि 2 जो है 40% आर्टिकल्स हैंडल करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट आर्टिकल विल हैव नो एरर्स। ये वेरिएबल हमारा एरर था या नो एरर था? देख लो जी ध्यान से, यहां क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाता है। x1 x2 नंबर ऑफ एरर्स, एरर्स का दिया हुआ है और नो एरर्स का पूछ रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो थोड़ी सी भी टेक्निकल प्रॉपर्टी हो जाती है ना बेटा, मैंने आपको सिखाया हुआ है क्लासेस में, आप ना टेबल बना लिया करो, झंझट ही खत्म, ठीक है जी। तो एक टेबल बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, फर्स्ट टाइप सेटर ने किया है या सेकंड वाले ने किया है? एक मिनट, थोड़ी सी ना ये टेबल बड़ी बना देते हैं क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी जगह की। ये आ गया टोटल, हाँ जी। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट टाइप सेटर जो है वो 60% टाइप सेटिंग करता है और दूसरे वाला 40% करता है, टोटल आ गया 1, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, नो एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर, एरर नॉट गिवन ए आई, ठीक है जी, 0 एरर की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर करूंगा बेटा पहले फर्स्ट वाले के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एरर, e रेस्ट पावर माइनस 2.6 रेस्ट पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ध्यान रखना। सेकंड वाले के लिए 0 एरर की प्रोबेबिलिटी e रेस्ट पावर माइनस 3.8 रेस्ट पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। तो ये आ गया e रेस्ट पावर माइनस 2.6 और ये आ गया e रेस्ट पावर माइनस 3.8, ठीक है जी। तो दोनों के 0 एरर यानी कि एरर नॉट की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो फर्स्ट के एरर नॉट की प्रोबेबिलिटी है e रेस्ट पर माइनस 2.6 और सेकंड के एरर नॉट की प्रोबेबिलिटी है e रेस्ट पर माइनस 3.8, ठीक है जी। इनको वैल्यू कर लेंगे। अब आप पेपर में तो ऐसे ही छोड़ाओगे, मेरे पास साइंटिफिक है तो मैं वैल्यू करके लिख देता हूं, वरना पेपर में आप ऐसे ही छोड़ोगे। मैं लिख देता हूं बेटा इनकी वैल्यू,
ये आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू है 0.074 एंड 0.023। ठीक है, वैसे आप इसको वैल्यू भी करना सीखने आता तो लॉग टेबल से कर सकते हैं, मैंने मेन क्लास में सिखाया हुआ है, और हाउ टू सी लॉग यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर वो भी बताया हुआ है, क्योंकि साइंटिफिक आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है जी, चलो तो ये लिख दिया। अब देखिए क्या चाहता था क्वेश्चन में, द नेक्स्ट आर्टिकल विल हैव नो एरर, यानी कि A1 AI इंटू एरर नॉट गिवन AI, तो 0.6 इंटू 0.074, मतलब फर्स्ट ने टाइप किया एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ रही है एंड एरर नहीं है, 0.4 इंटू 0.023, मतलब सेकंड ने टाइप किया एंड एरर नहीं है, तो ये जो ज्वाइंट आएगी ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, मेरे पास आंसर है तो मैं लिख देता हूं 0.053 इसका आंसर आएगा सिंप्लीफाई कर। फर्स्ट सेल आप फर्स्ट रो आपको बता रही है, फर्स्ट ने टाइप किया एंड एरर नहीं है, सेकंड ने टाइप किया एंड एरर नहीं है, तो टोटल आ गया ये, कोई टेंशन नहीं है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ आर्टिकल हैज नो टाइप सेटिंग एरर, गिवन कंडीशन है कि एरर नहीं है, एरर नॉट गिवन कंडीशन है, अब या तो फर्स्ट का पूछेगा सेकंड का पूछेगा, बेस थ्योरम आपको पता ही है 30 सेकंड में सॉल्व कर देते हो आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टाइप सेट बाय सेकंड, तो गिवन कंडीशन है कि एरर नहीं है, एरर नॉट, AI अगर मैं निकालूं तो ये सेकंड वाला मेरा आंसर होगा थर्ड पार्ट। आपको पता ही क्या करते हैं जॉइंट में, तो यहां पर सेकंड के लिए आ जाएगा 0.04 इंटू 0.023 डिवाइडेड बाय 0.053, तो ये इनका सम वन आएगा, फर्स्ट वाला भी अगर आप निकाल लें तो, लेकिन सेकंड वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि सेकंड के बारे में पूछा है, गिवन कंडीशन एरर नहीं है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी AI, यानी कि सेकंड वाले में चाहिए। अगर फर्स्ट वाले का पूछता तो हम ये फर्स्ट वाला आंसर दे देते। ये सिंपल बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये पॉइजन और बेस का कंबाइंड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे काफी क्वेश्चन हमने बेस वाले करे हुए क्लास में, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं, आपको अच्छी तरह से आता है मुझे मालूम। ठीक है जी, नेक्स्ट आएगा बेटा सी, ये भी अपनी तरह का आसान क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं। सी, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, लेट ए नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट टॉस, एक बार कॉइन टॉस करा, दूसरी बार कॉइन टॉस करा, एक बार कॉइन टॉस करा तो हेड्स कितने कितने आ सकते हैं, इवेंट है ए, तो भाई 0 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकते हैं, यही हो सकता है। बी, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑन द टू टॉसेस, बी दोनों टॉस में मिला के कितने कितने हेड्स आ सकते हैं, भाई 0 हेड आ सकते हैं, या एक बार हेड आ गया दूसरी बार टेल आ गया, या दोनों के दोनों हेड आ गए, तो ए 0 और 1 वैल्यू अज्यूम कर सकता है और बी 0 1 2 ये वैल्यू अज्यूम कर सकता है। ठीक है, द कॉइन इज अनबायस्ड, ये शोले वाला कॉइन है, नॉर्मल कॉइन नहीं है, 50-50 वाला अनबायस्ड वाला कॉइन है। हेड हैज 30% चांस ऑफ अकरिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 30% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 70%। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ए और बी का, कोई खास बात नहीं है, आराम से होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, तो जॉइंट टेबल आप बनाएंगे बेटा पहले, देखो जी, ए बी, ए 0 और 1 दो वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, बी 0 1 और 2 तीन वैल्यूज अज्यूम कर सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। ए क्या था, पहली टॉस में क्या क्या आया, और बी टोटल क्या क्या हेड कितने आए। ठीक है जी, तो इस सेल को देखते हैं जरा, ए कहता है पहली टॉस में 0 हेड आया, एक मिनट में हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी भी लिख दो, हेड की प्रोबेबिलिटी 30% और टेल की प्रोबेबिलिटी 70%। ए कहता है पहली टॉस में हेड नहीं आया, 0 हेड आया, मतलब पहली टॉस में टेल आ गया, तो पहली टॉस में मैंने टेल लिख दिया। बी कहता है टोटल में भी 0 हेड आए, टोटल में 0 हेड आए मतलब टोटल में दोनों के दोनों टेल आए, पहली टॉस में भी टेल आया और दोनों में ही टेल आया।
इस सेल को देखते हैं बेटा। ए कहता है 1, यानी कि पहली टॉस में हेड आ 0.3। बी कहता है टोटल में 0 हेड आए। ए बोल रहा है पहली में हेड आ गया, बी कह रहा है 0 हेड आए हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। यानी कि इस सेल की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 0 आ जाएगी, ये नहीं हो सकता। यहां पर आते हैं, ए कहता है पहली टॉस में 0 हेड आया है, मतलब पहली में टेल आ गया। बी कहता है टोटल में 1 हेड आया, भाई पहली में टेल आ गया और टोटल 1 हेड आया हुआ है, तो सेकंड में आया होगा 1 हेड 1 टेल। इसको देखते हैं, ए कहता है पहली टॉस में 0 हेड आया है, बी कह रहा है दोनों हेड आए हैं, इम्पॉसिबल। 0 हेड आया तो दोनों हेड कैसे आ सकते इस सेल को। ए कह रहा है 1 हेड आया है, बी भी कह रहा है टोटल में 1 हेड आया है, यानी कि 1 हेड और 1 टेल। ए कह रहा है 1 हेड आया है पहली टॉस में, बी कह रहा है दोनों हेड आए हैं, ठीक है जी। तो दोनों हेड हेड आ गए, ठीक है बेटा। तो ये हम कर लेंगे, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मेरे पास कैलकुलेशंस हैं तो मैं लिख देता हूं। सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो ये था 0.49, 0.21, 0.21, 0.09। अब एक बार हम टोटल करके दोनों तरफ से इसको चेक कर लेते हैं, आपको पता ही है। ठीक है जी। तो ये टोटल कर लेंगे दोनों तरफ से, 0.49, 0.42, 0.09, सम 1 आना चाहिए, वरना हमारी कैलकुलेशन गलत है, हमें दोबारा कुछ क्वेश्चन पढ़ के कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरी जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल तैयार हो गई, जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो, ठीक है। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस चेक करना है, तो आपको पता ही है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा तो ये इंडिपेंडेंट है, वरना डिपेंडेंट है। तो आपको हर सेल लेकर चेक करना पड़ेगा। सिर्फ ये वाला सेल मैं ले लेता हूं पहले। ये सेल क्या है, probability of A equal to 0 intersection B equal to 0 should be equal to probability of A0, probability of B0। A0 B0 का इंटरसेक्शन ये सेल है 0.49, probability of A0 का सम 0.7 इंटू B0 का सम, B0 का सम 0.49। ये पहले वाला इक्वल नहीं आया, तो ये इक्वल नहीं आ रहे, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये। क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहे इसलिए नॉट इंडिपेंडेंट है। अगर इक्वल आया तो दूसरा सेल देखता, फिर तीसरा सेल देखता। अगर इक्वल आता गया तो मेरे को जितने भी ये 6 के 6 सेल हैं सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर नॉट इक्वल आ गया तो ठीक है, मैंने बोल ही दिया कि इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई भी खास बात नहीं थी, सी पार्ट में अपनी तरह का एक लड्डू क्वेश्चन था, 10 नंबर फ्री के। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, 6 ठीक ठाक क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी, ठीक है बेटा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है एन इंजीनियर एट अ कंस्ट्रक्शन फर्म हैज सबकॉन्ट्रैक्टेड द इलेक्ट्रॉनिक वर्क in the construction of a new office building. From the past experience in this electrical subcontractor, the engineer knows that each light switch has installed to be faulty with probability itna, independent of other switches the building will have itni lights. Let x be the number of faulty light switches in the building. Approximate probability निकालनी है, इतना विच डिस्ट्रीब्यूशन विल यू यूज। भाई n बहुत ज्यादा है तो मैं नॉर्मल की तरफ ही जाना चाहूंगा, मैं इसको बाइनोमियल में भी लेके जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ही लेना चाहूंगा, कोई ऐसी दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है।
पॉइजन की तरफ की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इसको नॉर्मल से लेकर जाएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा ये अपने को। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट पर हैं। तो ये हमको गिवन है बेटा, पी गिवन है हमको इस क्वेश्चन में 0.002, एन गिवन है 1500। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आपको पता है मुझे म्यू और सिग्मा चाहिए होगा। म्यू यानी कि मीन एनपी, और सिग्मा यानी कि एनपी क्यू स्क्वायर रूट। तो ये यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, मुझे कोई डाउट नहीं है आपके टैलेंट पर। एन 1500, पी 0.002 और क्यू हो जाएगा 0.998। ठीक है जी। तो यहां से एनपी की वैल्यू आ रही है बेटा 3। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ रही है 1.73। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन जरूर क्रॉस चेक कर लेना बेटा, कुछ गड़बड़ हो सकती है कैलकुलेशन। ठीक है, चलो। तो अब हमको कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट x लाइज बिटवीन 4 एंड 8। ठीक है, सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी प्रेजेंटेशन करनी मैंने आपको क्लास में सिखाई हुई है बेटा, तो मैं सिंपल फटाफट से आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, हिंट दे रहा हूं बस। म्यू है हमारा 3, आपको चाहिए 4 से 8 तक। अब आप ये समझ लो कि हम लोग डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूअस में आए हैं, तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगेगा ही लगेगा। तो 4 वाला बार इंक्लूड है, मतलब 3.5 तक जाएगा ये। 8 वाला बार भी इंक्लूड है, तो ये 8.5 तक जाएगा। कौन सा बार, क्या इंक्लूजन, सब मैंने मेन क्लास में आपको सिखाया हुआ है। तो 3.5 से 8.5, ये वाला एरिया हमको निकालना। ठीक है जी, चलो। तो इसका z हो जाएगा 8.5 माइनस 3 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका z हो जाएगा 3.5 माइनस 3 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक ये z आएगा, एक ये z आएगा। इस वाले z के पीछे का एरिया देख लेंगे, सेकंड वाले z के पीछे का एरिया देख लेंगे, और दोनों को माइनस करके हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, बस मैं वैल्यूज लिख रहा हूं ताकि आप कैलकुलेशन अपनी क्रॉस चेक करें। 3.18 ये आएगा, 0.29 ये आएगा। 3.18 का एरिया आप देखोगे 0.993 आएगा, और 0.29 वाले का एरिया आप देखोगे तो 0.6414 आएगा, और माइनस करके ये जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ये आएगा 0.3852। कैलकुलेशन बेटा क्रॉस चेक कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निपटा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है जी। विच डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल यूज कर रहे हैं क्योंकि सैंपल साइज काफी बड़ा है, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट बी पार्ट, ये भी आसान क्वेश्चन है अपनी तरह का एक। The yield strength for a particular type of steel is normally distributed with mu and standard deviation 25th percentile of the distribution निकालना है। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, म्यू हमको गिवन है 43 और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 4.3। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बना दिया, म्यू मैंने लिख दिया 43। आपको चाहिए 25th परसेंटाइल P25 एक ऐसा नंबर होगा जिसके पीछे का एरिया 25% होगा और आगे का एरिया 75% होगा। तो P25 एक ऐसा नंबर है जिसके पीछे का एरिया 25% है और आगे का एरिया 75%।
ठीक है, तो अब हम यहां से z वैल्यू देख लेंगे, टेबल को उल्टा देखना है। एरिया 0.025 है, 0.25 है, सॉरी 0.25 है, 25%। तो z वैल्यू आप देख लेंगे, z वैल्यू यहां से आएगी -0.67। -0.67, ओहो एक मिनट, -0.67 z की वैल्यू आएगी इफ एरिया इज 0.25। ठीक है जी। यहां पर एक बात समझ लो, काफी बच्चों को एरिया रिवर्स देखने में, टेबल रिवर्स देखने में प्रॉब्लम आती है, तो एक बार मैं फटाफट से इसको आपको एरिया टेबल देख के बता देता हूं। एरिया टेबल z की निकालते हैं, एक मिनट। ये एरिया टेबल z की आ गई है, हमको ये जो एरियाज हैं इनमें 0.25 ढूंढना है। यहां देखो 0.25, थोड़ा सा टाइम लगता है देखने में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप ढूंढ के निकाल ही दोगे। 0.2514 ये ठीक लग रहा है कुछ, -0.6, डेसिमल का सेकंड प्लेस ऊपर से पढ़ेंगे, 0.07। तो एरिया अगर 0.25 है तो -0.67 आप ले सकते हो, 0.68 भी ले सकते हो, और इनका एवरेज करके 0.675 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये काफी बार हमने कर लिया, कोई खास बात है नहीं अब आपके लिए। तो अब z आ गया है, अब वैल्यू पुट करनी है, बस और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला z इज इक्वल टू म्यू माइनस, एक मिनट, x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z था 0.67, x हमारा p25, म्यू था 43, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4.3। यहां से p25 की वैल्यू निकाल लोगे आप। P25 की वैल्यू है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 39.985। सिंप्लीफाई कर लेना और क्रॉस चेक कर लेना ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है जी, वापस आते हैं, कहां था, हाँ जी। What is the strength that separates strongest 10% from others? Strongest यानी कि टॉप के 10%, यानी कि 90th परसेंटाइल निकालना है। यहीं पे कर देता हूं यार थोड़ी सी, ठीक है। अब की बार क्या करना है बेटा आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट 10%, यानी कि आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके आगे का एरिया 10% हो और पीछे का एरिया 90% हो। स्ट्रॉन्गेस्ट 10% आपको चाहिए ये, यानी कि आपको P90 निकालना है। सेम वही, आपको पहले Z देखना होगा, अगर एरिया 0.90 है तो उसका Z देखना होगा। एक मिनट है शायद मेरे पास, एरिया 0.90 है तो बेटा इसका Z आएगा 1.28। अब वही फॉर्मूला में वैल्यू 1.28 इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां से आपको P90 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट 10% की। ये मेरे ख्याल से आएगा 48.76। सिंपल सा सॉल्व कर लेना बेटा इसको, और कुछ नहीं करना। बस आप ये ध्यान रखना, Z टेबल हमेशा पीछे के एरिया के अकॉर्डिंग चलती है, तो पीछे का एरिया 0.9 देखकर मैंने Z वैल्यू निकाली है। मैं 0.10 देखकर Z वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो आगे का एरिया है। हमारी Z टेबल पीछे के एरिया के अकॉर्डिंग चलती है, तो 0.9 एरिया टेबल में ढूंढा और उससे Z रीड कर लिया 1.28, और उसके बाद P90 निकाल दिया। कोई खास बात नहीं थी इस पार्ट में। नेक्स्ट, what is the value of C such that 43 minus C, 43 plus C 99% वैल्यू को कंटेन करे। चलो जी,
ये हमको क्या बोल रहा है, ये कहता है कि आपका जो म्यू है वो है 43। अब कह रहा है दो वैल्यू ले लो आप, 43 प्लस सी और 43 माइनस सी, और इनके बीच का जो एरिया है वो 99% होना चाहिए। तो दोनों तरफ का कितना बच गया बेटा, 1% बच गया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इधर का बच गया 0.005, इधर का 0.005, टोटल एरिया 1 हो गया। भाई इन दोनों के बीच का एरिया 99% है, तो बचा हुआ 1% हो गया, 0.5% इधर 0.5% इधर। ठीक है जी। तो यहां से मैं इसका z निकाल लेता हूं। इसका z निकालने के लिए मुझे इसके पीछे का एरिया चाहिए होगा। इसके पीछे का एरिया कितना हो बेटा, 0.9950। भाई इन दोनों को ऐड कर दिया ना। अब 0.9950 से मैं z देख लूंगा, 0.9950 से मैं z देखूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस 2.58 या 57 भी ले सकते हो। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो ये -2.58 आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक हम पहुंच गए। अब c की वैल्यू निकालनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मुझे पता है z इज इक्वल टू 43 माइनस सी, सॉरी ये प्लस वाले रहा हूं, 43 प्लस सी माइनस 43 यानी कि म्यू ओवर स्टैंड डेविएशन। कितना था स्टैंड डेविएशन हमारा, 4.5 था ना, लिख देता हूं सीधे। z की वैल्यू 2.58 इज इक्वल टू 43 माइनस सी, माइनस 43 कैंसिल हो गया, c ओवर 4.5, c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहां से। एक बार आप कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना बेटा, मेरे हिसाब से जो वैल्यू आ रही है दैट इज 11.56, ऐसा कुछ आ। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल ली। मैंने राइट वाले से वैल्यू निकाली 43 प्लस सी वाले से, आप लेफ्ट वाले से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों से ही सी की वैल्यू सेम आएगी। तो ये हमारा हो गया है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 आउट ऑफ 15, एकदम से सैंपल साइज गिरा दिया, यानी कि हमको नॉर्मल से बाइनोमियल में लेकर आएगा। तो 15 में से 3 जो है हैव स्ट्रेंथ लेस देन 43। ठीक है जी। तो अभी हमको बोलता है कि हमने 15 सिलेक्ट किए हैं और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एटमोस्ट 3, यानी कि 3 से कम इनमें से ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, जिनका प्रोबेबिलिटी स्ट्रेंथ जो है लेस देन 43 हो। सक्सेस है हमारी स्ट्रेंथ लेस देन 43। बेटा अभी तक हम कहां चल रहे थे, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका म्यू था 43, यानी कि हमको ये प्रोबेबिलिटी यहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालनी होगी। अब आप देखो 43 से लेस का एरिया मुझे निकालना है। आप ये समझ गए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू हमेशा सेंटर में होता है, तो मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू 0.5 आएगी कि इसके पीछे का एरिया 0.5 है और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि 15 में से एटमोस्ट 3 ऐसे चाहिए जिनमें जो स्ट्रेंथ है वो लेस देन 40 हो, तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती, फिर उस केस में मैं 40 लिखता, 40 के पीछे का एरिया निकालता, वो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनता। लेकिन इसने तो सीधा सीधा 43 वाला ही पूछ लिया, 43 की प्रोबेबिलिटी तो हमें मालूम ही है 0.5, तो सीधा सीधा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा बाइनोमियल से। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगेगा? नहीं लगेगा बेटा। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्यों नहीं लगेगा? जब आप डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूअस में जाते हो तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगता है। अभी कॉन्टिन्यूअस से डिस्क्रीट में आ रहे हो तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वैल्यू निकाल दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। सिंपल फॉर्मूला, n c x p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x।
सेम ऐसी एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। सेम ऐसी एक और फिगर, सेम ऐसी एक और फिगर। इन सब को आप सॉल्व कर लेना बाइनोमियल के फॉर्मूला से और आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पर मेरे पास आंसर नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर। ठीक है बेटा, तो ये इस क्वेश्चन का हिंट हो गया, आप इसको देख लेंगे आराम से। ये भी हो। अब इसका सी पार्ट है बेटा, ये कहता है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल यानी कि म्यू हो गया 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो होता है उसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, हमने किया। कंसीडर फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v, जस्टिफाई योर आंसर। देखो जी, एक सिंपल सी बात है, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर का होता तो बड़ा मजा आ जाता। इसने बोल दिया एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है। अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है तो इनके बीच का कोरिलेशन 0 होगा, एक्स एंड वाई का। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है तो उससे सिर्फ साइन को ही फर्क पड़ता है, कोरिलेशन की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें करके दिखाना पड़ेगा। ये हमने प्रूफ ये वाला क्लास में किया हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत आराम से इसको कर लेंगे। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है। इसने हमको बोला u गिवन है ax प्लस बी और v गिवन है cy प्लस डी। ठीक है, तो हमको निकालना है कोरिलेशन बिटवीन u एंड v। वो क्या होता है? कोवेरियंस बिटवीन u एंड v ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ v। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। या फिर वेरिएंस ऑफ u का स्क्वायर रूट, वेरिएंस ऑफ v का स्क्वायर रूट। ये सॉल्व करने में थोड़ा आसान रहेगा, बाकी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। अब कोवेरियंस ऑफ u एंड v मतलब कोवेरियंस ऑफ u आ गया ax प्लस b cy प्लस d ओवर वेरिएंस ऑफ ax प्लस b का रूट वेरिएंस ऑफ cy प्लस d का रूट। ठीक है जी। अब आप चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन का प्रूफ रूल्स जानते ही होंगे, एक बार मैं थोड़ा फटाफट से कोने में लिख दूं फॉर्मूला आपके लिए। कोवेरियंस ऑफ u एंड v, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ uv माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v। वेरिएंस ऑफ a x प्लस b ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, सेम ऐसा ही इसके लिए भी। ठीक है, तो ये आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u इंटू बी ए एक्स प्लस बी इंटू सी वाई प्लस बी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v ओवर, इसको क्या लिखूंगा बेटा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y। ठीक है जी। और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो भी लिख देता हूं। क्वेश्चन में गिवन था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 0, वेरिएंस ऑफ x इज 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था ना, जिसका मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 0, वेरिएंस ऑफ y 1। इसकी वैल्यू कहीं डालनी पड़ सकती है। अब यहां देखो, वेरिएंस ऑफ x 1 डाल दूंगा, वेरिएंस ऑफ y 1 डाल दूंगा, ए स्क्वायर का रूट बाहर आएगा a, सी स्क्वायर का रूट बाहर आएगा c, तो डिनोमिनेटर में तो बच गया a इंटू सी। बस ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए सी एक्स वाई प्लस ए डी एक्स प्लस बी सी वाई प्लस बी डी माइनस, ये आ जाएगा a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b इंटू
c इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y प्लस d, नीचे a इंटू सी है, ब्रैकेट ओपन करिए, सिंपल और कुछ नहीं। अब यहां से आप समझ जाना बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये तो 0 0 दिया है तो ये कंपोनेंट 0 हो गया। आप समझ पा रहे हैं कि यहां से सिर्फ b बचेगा और यहां से d बचेगा। अब ये वाली ब्रैकेट ओपन करना, a इंटू सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस a इंटू डी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b इंटू सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y प्लस कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन इज कांस्टेंट, और यहां से b और d बचा हुआ इस। अब आप ये समझ लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 0, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 0, और इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास न्यूमरेटर में बचा ए सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई ओवर ए सी से ए सी कैंसिल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी, क्योंकि गिवन है x और y इंडिपेंडेंट है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, विच इज अगेन 0 0, तो 0। तो फाइनली कोरिलेशन बिटवीन u एंड v इज 0। ठीक है, ये हम शुरू में ही कह रहे थे कि भाई अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो उनका कोरिलेशन 0 ही आना है, इधर लीनियर कॉम्बिनेशन का भी। लेकिन कोई बात नहीं, इसने कहा था प्रूफ करके दिखाओ, तो हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट है, कहता है कंसीडर रैंडम वेरिएबल w, ये x और y का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, डिटरमिन द कोरिलेशन बिटवीन x एंड w, कोरिलेशन बिटवीन y एंड w, एंड कंपेयर इट विद दिस। कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो w देख लेते हैं क्या है। w है 0.6x प्लस 0.8y। पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w और वेरिएंस ऑफ w निकाल लेता हूं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w मतलब 0.6 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 0.8 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। आपको पता है ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w 0 आ गया। वेरिएंस ऑफ w यानी कि 0.6 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, 0.8 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y। आपको पता है ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, ये हमारा इसका वेरिएंस बचेगा। ये करके आ रहा है 0.8 0.6 करके, 0.8 का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर, दिस इज 1। तो वेरिएंस ऑफ w आ रहा है 1। तो ये हमने w का कर लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। अब हमको इसने बोला कि आप निकालो कोरिलेशन बिटवीन x एंड w। एक एक करके चलते हैं, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन x एंड w, ये क्या होगा? कोवेरियंस बिटवीन x एंड w ओवर वेरिएंस ऑफ x का रूट वेरिएंस ऑफ w का रूट। ठीक है जी, अब आप ये समझ पा रहे हो कि वेरिएंस ऑफ w 1 है, वेरिएंस ऑफ x भी 1 है, वो ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन था ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 0, वेरिएंस ऑफ x 1। ठीक है, तो यहां पर ये इसको 1 1 पुट करके हमारे पास आ गया कोवेरियंस बिटवीन x एंड w, क्या था? 0.6x प्लस 0.8y। बस ये निकालना, नीचे तो 1 ही रह गया। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0.6 कोवेरियंस बिटवीन x एंड x प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। ठीक है जी, अब देखो 0.6 कोवेरियंस बिटवीन x एंड x यानी कि वेरिएंस ऑफ x, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y ये 0 है, ये हमने अभी शो कर दिया था, तो ये 0। वेरिएंस ऑफ x इज 1,
तो फाइनली वी हैव 0.6. Correlation between x and w is 0.6. ठीक है जी. अब आप समझदार हो ही बेटा. अब आप कोरिलेशन बिटवीन y एंड w निकाल लोगे, which is covariance between y and w ओवर, आपको पता है यहां तो 1 ही आ जाएगा पूरा वेरिएंस वेरिएंस करके, और ये आ जाएगा 0.6 कोवेरिएंस बिटवीन y एंड x प्लस 0.8 कोवेरिएंस बिटवीन y एंड y. ये तो 0 है आपको पता ही है, तो फाइनली इसका 0.8 आ जाएगा सिमिलर. एक बार क्रॉस चेक कर लेना है इसको. तो कोवेरिएंस बिटवीन y एंड w भी हमने निकाला. ठीक है जी. तो ये काम यहां पर करना था बेटा. कोवेरिएंस बिटवीन x एंड w आ गया, y एंड w आ गया. कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y हमारा ऑलरेडी 0 आ रहा था. तो ये था बेटा सेक्शन बी. वापस याद दिला दूं, इसमें 3 क्वेश्चन थे 5 6 7, लेकिन हमें पेपर में बैठकर 5 नहीं करना चाहिए था, 6 और 7 करना चाहिए था. अभी हमने सब कुछ कर लिया है. जिन बच्चों ने मेन क्लासेस मेरे साथ अटेंड की हुई है, वीडियोस देखी हुई हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. और जिन्होंने नहीं मेन क्लास अटेंड की है, तो पहले मेन क्लास अटेंड करना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अभी के लिए इतना ही बेटा. थैंक यू, बाय बाय.